नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। 1987 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश ने आज मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है। पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इस मौके पर सचिवालय के तमाम आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त मुख्य सचिव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, देवभूमि में बहुत लंबे समय तक कार्य करने का मौका मिला, इसलिए मैं देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए मुख्य सचिव ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और बड़ी संख्या में प्रदेश में वापसी करने वाले प्रवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना हमारी प्राथमिकताओं में है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये लोकतंत्र है और इसमें माननीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता द्वारा चुने गए हैं। वो जनता की उम्मीदों का, जनता की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और जितने भी नौकरशाह हैं उनका ये दायित्व है कि उनकी जो विधिमान्य अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करें। और डेमोक्रेसी में डिस्कशन तो होता ही है, डिसेंट भी है और डिस्कशन भी है। ये जरूरी नहीं है कि मतों में अंतर नहीं है, लेकिन जब दिक्कत तब होती है जब संवादहीनता होती है। तो संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक सौहार्द का वातावरण होना चाहिए। और जहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको अनुभव की कमी है तो उनको परामर्श दिया जाएगा और ये अपेक्षा की जाती है कि वो परामर्श का पालन करें, और यदि नहीं तो फिर शासन में जो है वो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती। तो ओम प्रकाश ने गिनाई केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। आपको बता दें कि देहरादून में ओम प्रकाश जी ने मुख्य सचिव का पदभार संभाला है और अब वो नवनियुक्त मुख्य सचिव किए गए हैं। पूर्व मुख्य सचिव ने उन्हें कार्यभार सौंपा है। तो इस दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुए, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको लेकर हमारी प्राथमिकता है कि हम प्रदेश की जनता का ख्याल रखें और जो योजनाएं आती हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वह राज्य सरकार की हो, वो जन जन तक पहुंच सके। और हम यही कोशिश करेंगे कि प्रदेश की जनता लगातार हर योजना का लाभ उठा सके और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य की लगातार हम देखरेख भी करते रहेंगे। बकरीद को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा क्षेत्र में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया है कि बकरीद को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को पुलिस द्वारा विशेष टीम की तैनाती की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह हो रहा है और मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की अनुमति मिली है, यानी कि एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। तो लालकुआं में बकरीद पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने के लिए विशेष टीम की तैनाती की गई है और ये भी कहा गया है कि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। साथ ही साथ मस्जिद में जो लोग नमाज अदा करने आ रहे हैं उन्हें सिर्फ 5 लोगों की इजाजत मिली है कि 5 लोग एक वक्त में जा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा कर सकते हैं और अगर ऐसा नियम तोड़ा जाता है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन के मुहूर्त पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने विरोध किया, जिसके बाद हरिद्वार के साधु संतों में तीखी प्रतिक्रिया दिखी है। साधु संतों ने कहा है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति हैं और वो साधुगिरी कम राजनीति ज्यादा करते हैं और वो हमेशा ही कांग्रेस के गुणगान करते हैं, इसलिए वो राम मंदिर के किसी भी कार्य का विरोध करते हैं। उन्होंने रामालय मंदिर ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने का दावा किया था, जो उनका टाटा फिश हुआ है और अब जब देश में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है तो वे कांग्रेसी मानसिकता के कारण राजनीति के तहत इसका विरोध कर रहे हैं।
तो राम जन्मभूमि भूमि पूजन के मुहूर्त पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद इस मुहूर्त का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे जो साधु संत हैं वो स्वामी शंकराचार्य को कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी मानसिकता के हैं और वो इस तरह से लगातार विरोध करते रहते हैं। हमने एक संस्था बनाई थी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, और उसको आरक्षित करके उसको एक पक्ष के रूप में अदालत में पेश किया था और उसके द्वारा हमने ये सिद्ध किया था कि जन्मभूमि कहाँ है, कौन सी है, कि इसको एक राजनीतिक विषय न बनाया जाए और सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके ट्रस्ट बनाया गया। उसमें ये कहा गया कि अब नए सिरे से शिलान्यास नहीं होगा, जो प्राचीन शिलान्यास है उसी के आधार पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। लेकिन फिर अभी उसे शिलान्यास की बात की जाने लगी। इस देश में सभी संप्रदायों को जोड़ के रखना है, वैष्णव और शैव। तो लोग जो हैं वैष्णव लोग और शैव लोगों को अलग करना राम मंदिर की भव्यता में अनुकूल है। अब वैष्णव लोग जो है राम मंदिर बनाएं और शैव उसका अनुमोदन करें तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए राम मंदिर में जो है वैष्णव संतों की जगह शैव संतों का भी वर्चस्व होना चाहिए। अब तिथि की बात रहा तो हमारे विरोध करने से तिथि टलेगी तो नहीं। इसलिए हम पहले स्वागत करते हैं कि 500 साल से राम जी का अयोध्या में मंदिर बने और भव्य मंदिर बने। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को और ख़ास तौर से विशेष तौर से मोदी जी को इसकी शुभकामना देना चाहते हैं, हार्दिक। और तमाम जो भगवान राम में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदू हैं, आज 500 वर्षों के बाद उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम तो ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे कि विश्व में रहने वाले सभी हिंदू भाइयों के डीएनए में ही राम बसे हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ने जीवन जीने का एक जो ढंग बताया है वो श्री राम के आदर्शों से मिलता है। तो अयोध्या में जो अभी होने जा रहा है उसके लिए भारत साधु समाज के साथ साथ समस्त सनातन धर्मियों का आज ये बहुत गौरव का दिन है। और उसके लिए हम साधुवाद देते हैं हमारी सर्वोच्च न्यायालय को कि जिन्होंने इतने समय के बाद इस विवाद को बहुत सही तथ्यों को लेते हुए हल किया है। और 5 तारीख को पूरे भारत यानी पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी रहते हैं उनका वो दीपावली का दिन होगा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज 400 वर्ष करीब हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। ये ऐसा दिव्य समय आया है, इसको बड़ी खुशियों के साथ हम लोगों को मनाना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। राम इस देश की आस्था है, संस्कार है, गौरव है। राम से हमारी संस्कृति है, राम हमारे आदर्श हैं, हमारे सारे संस्कार राम से हैं। पूरे भारतवर्ष ने अभी कुछ दिनों पहले रामायण देखी, कितने कुछ चीज़ सीखने को मिलती है राम से। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। ये अवसर बार बार नहीं आते, सुनहरे अवसर एक बार ही आते हैं ज़िंदगी में। इसको तो बहुत खुशियों से मनाना चाहिए। सबको एकजुट होकर इसमें अपना अपना योगदान देना चाहिए। सारे देश के हिंदू हों, मुसलमान हों, अच्छा है। और पहले तो हम लोग देश के नाते भी नारे लगाते रहे कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। सारे देश के लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। बहुत लोग सम्मिलित होने के लिए इच्छा है, वे नहीं हो पाएंगे, संख्या का बंधन है। और कई लोग तब भी कोर्ट चले गए, किसको
पूजा की छूट नहीं मिलनी चाहिए, कोरोना बढ़ जाएगा। तो अभी भी कई नहीं चूके अपनी आदत से बाज नहीं आए, और कई लोगों को तो मोदी का हर काम अच्छा नहीं लगता। और हमें लगता है, ये बिल्कुल दिल से कहते हैं, आज़ादी के बाद सदा हिंदू उपेक्षित रहा। हल्द्वानी से बकरा ला रहे युवक की कार खाई में गिर जाने से युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बकरीद के लिए हल्द्वानी से बकरा ला रहे थे और घने कोहरे के चलते गाड़ी खाई में जा गिरी, जिससे एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ईद के ठीक पहले इस हादसे से परिवार के अलावा क्षेत्र में ही गहरा शोक दिखाई दे रहा है। तो नैनीताल का पूरा मामला है, जहां पर एक गाड़ी अचानक खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। दोनों युवक बकरीद के लिए बकरा लेने जा रहे थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। रुद्रपुर में नवनियुक्त जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने संभाला कार्यभार। रुद्रपुर स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला है। इससे पहले बागेश्वर की जिलाधिकारी थी रंजना राजगुरु। सरकार की योजना का लाभ लाभार्थियों को मिले, रंजना राजगुरु ये कह रही हैं, और पूर्व डीएम ने रंजना राजगुरु को जिलाधिकारी का कार्यभार भी सौंपा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। पूर्व डीएम द्वारा रंजना राजगुरु को जिलाधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। रुद्रपुर में नवनियुक्त जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कार्यभार संभाल लिया है। रुद्रपुर स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर ये कार्यभार संभाला। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले बागेश्वर की जिलाधिकारी थी रंजना राजगुरु। तो सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे, रंजना राजगुरु का एक कहना है, और उनका ये भी कहना है कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर योजना जन जन तक पहुंचे। जो व्यक्ति का अधिकार है, आम जनता का अधिकार है, वो उन्हें मिल सके। साथ ही साथ पूरे इलाके की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर है। हालांकि जिम्मेदारी निभाना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इस चुनौती के लिए रंजना राजगुरु पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे वो योजनाओं को लेकर हो, चाहे अन्य विषयों को लेकर हो। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, रंजना राजगुरु कार्यभार संभालती हुई रुद्रपुर स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाला है। इससे पहले वो बागेश्वर की जिलाधिकारी रह चुकी हैं। यानी कि तजुर्बा है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है और चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। तो नवनियुक्त जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। रुद्रपुर स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले वो बागेश्वर की जिलाधिकारी रह चुकी हैं, लेकिन अब नया कारोबार जो है, कार्यभार उन्हें मिला है और नई चुनौती है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर ये भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम पूरे क्षेत्र का ध्यान रखें और जनता तक जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके। कोरोना महामारी में जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, और उन्होंने संकल्प लिया है कि वो सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाएंगी और आगे भी इस तरह से वो काम करती रहेंगी। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी शाहिद खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, नवनियुक्त जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अब नया कार्यभार संभाला है। हालांकि इससे पहले वो बागेश्वर की जिलाधिकारी रह चुकी हैं। कितनी चुनौती उनके सामने है? तजुर्बा है, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। इसके लिए मैं बता दूंगा, जिस तरीके से उधमसिंह नगर जो जिला आता है वो
सबसे ज्यादा संबंधित जिला आता है। यहाँ सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगते हैं, यहाँ नेपाल सीमा भी लगती है, खड़ी मजा के नेपाल सीमा लगती है, और साथ ही साथ यूपी की सीमा भी यहाँ पे लगती है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के संकेत मरीज लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, शर्मा जी ने यहाँ पे इस तरह के डीएम थे, वो लगातार उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो कोरोना का इलाज चल रहा था रखी थी, उसी हिसाब से जिस तरीके से बागेश्वर के जो जिलाधिकारी हैं रही हैं पहले रंजना राजगुरु, वो उधमसिंह के जिलाधिकारी के तौर पे आज अपना कार्यभार संभाला है। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चीज शायद जब कार्यभार संभाल रही है रंजना राजगुरु, उनका क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है और किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां बताई हैं? जी खाजा बताना चाहूंगा जिस तरीके से उन्होंने अभी अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद उन्होंने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा है, उसके बाद वो पत्रकारों से बात करेंगी, उसके बाद ही जो जानकारी है वो मिल पाएगी। बिल्कुल शायद, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुद्रपुर में नवनियुक्त की गई हैं रंजना राजगुरु, उन्होंने कार्यभार नया संभाला है और जैसा कि मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना है कि वो मीडिया से रूबरू भी होंगी और अपनी जिम्मेदारियां, अपनी चुनौतियां वो सबके सामने रखेंगी और किस तरह से आगे काम करना है और किस तरह से सबको साथ लेकर चलना है, इसकी भी वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। तो देश भर में बकरा ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बकरा ईद का त्यौहार भी फीका रह गया। बकरा ईद के दिन जो रौनक बाजारों में होती थी वो आज नजर नहीं आ रही। राजधानी देहरादून का ईद को लेकर क्या मिजाज है, इस पर हमारे संवाददाता पवन दीक्षित ने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं। कोर्ट की भांति देखा जाए तो बकरा ईद त्यौहार ईद उल अज़हा का त्यौहार है, इसको बहुत ही खुशी के साथ उल्लास के साथ मनाया जाता है पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन इस बार जैसी वैश्विक महामारी फैली है कोरोना नाम की, तो इससे बहुत असाधारण प्रभाव पड़ा है इस बकरा ईद के त्यौहार। तो क्या लगता है कुर्बानियाँ भी कम हुई? बहुत कम कुर्बानियाँ हुई हैं, लोगों ने बहुत ही ये देखा है कि इस बीमारी के खौफ की वजह से कुर्बानियाँ नहीं हो पाई है। बाहर से जिसमें जो जानवर आते थे वो नहीं दिख पाए, पशुओं की जो बिक्री होती थी इस कारण जो है कुर्बानियाँ नहीं हो पाई, जब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाए पशु। बकरा ईद का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी की वजह से इस पे क्या फ़र्क पड़ा है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए इस वक्त हम खड़े हैं। देहरादून की मशहूर मार्केट है और ये जिला मुल्ला बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईद हो या फिर बकरीद हो, अगर कोई त्यौहार होता है मुस्लिम धर्म का तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती है। लेकिन आज कोरोना महामारी की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर बंद है। हालांकि सरकार के द्वारा त्यौहार को देखते हुए आज सैटरडे और संडे 2 दिन का जिस तरीके से मैदानी जनपदों में 2 दिन का लॉकडाउन किया गया था, लेकिन त्यौहार को देखते हुए इस पर सरकार ने आज छूट दी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकल नहीं रहे हैं। लेकिन उसकी वजह 2 मानी जा रही है, क्योंकि एक तो कोरोना महामारी की वजह से कुछ लोगों की आर्थिक तंगी की वजह से त्यौहार धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग डर की वजह से भी मार्केट में निकलने के लिए परहेज कर रहे हैं। इन लोगों से जानते हैं, बुजुर्ग अंकल है, क्या नाम है आपका? आप कितने दिनों से इस त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन आज इस त्यौहार को मना रहे हैं कि आज इस कोरोना महामारी में तो कितना बहुत फ़र्क है, कुछ है नहीं। देखो हालात आपके सामने हैं, आदमी नज़र नहीं आ रहा, सब अपने दबे हुए बीमारी की वजह से घर में और न मार्केट में आ रहे हैं, न कोई आना जाना है, न आवाजाही है। ये क्योंकि त्यौहार बड़ा त्यौहार है, कुर्बानी वाला त्यौहार है, और कारोबार ना होने की वजह से कुर्बानियाँ भी नहीं हो पा रही हैं सही। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इस कोरोना महामारी के कारण कई महीने तक चला इस लॉकडाउन से लोगों की आर्थिकी पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। इस वजह से इस त्यौहार को तमाम लोग नहीं मना पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं जो कि होटल चलाते हैं, खान पीने, यहाँ पर ज़्यादातर होटल व्यवसाय भी है, यहाँ पर खान पान के लिए लोग आते हैं। इन लोगों से भी जानते हैं। तो क्या नाम है? ये आपका होटल है? कितना प्रभाव पड़ा है इस कोरोना महामारी के कारण इस त्यौहार में? ना के बराबर बहुत बड़ा काम है। आप लोगों पर अगर त्यौहार मनाया जाता था तो यहाँ पर किस तरीके की दोपहर 2 बजे तक पैर रखने की जगह नहीं रहती।
2 बजे तक लगभग पैक रहता था पूरा, क्योंकि सेंटर है दिल्ली का, पैक रहता था पूरा त्योहार के मौके। आज पकड़ा भी नहीं आम दिनों में भी क्या होता है ना, त्योहार की एक अलग ही खुशी है, अलग ही उल्लास होता है, वो है ही बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो होटल्स है इसके अंदर की सीट्स भी खाली पड़ी हुई, नहीं तो यहाँ पर बाहर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। वहीं आज छोटे छोटे होटलों में भी लोगों की जो बेंच पड़ी हुई है, जो सीट पड़ी हुई है, वो खाली दिखाई दे रही है, एक लोग खुले बैठे हुए हैं। लेकिन मसूरी टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन के सचिव सुंदर सिंह पवार ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों का एक प्रतिनिधि मंडल व्यावसायिक वाहनों के रोड टैक्स एवं फिटनेस संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह से मिला। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह से मिले सुंदर सिंह पवार जहां बातचीत हुई है, क्योंकि इनकी समस्याएं लगातार सामने आ रही। इनका कहना है कि करीब 1 साल तक जो टैक्स है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 महीने का टैक्स मुक्त हुआ है। ऐसे में जो एसोसिएशन के कर्मचारी हैं और जो टैक्सी चालक हैं, जो टैक्सी ऑनर्स हैं, उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इन समस्याओं के संबंध में वो उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह से मिले और काफ़ी बातचीत की। और इनका ये कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो आगे इस तरह से वो प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोरोना काल में टैक्सियां खड़ी रही हैं, गाड़ियां खड़ी रही हैं, किसी तरह की कोई आमदनी नहीं हुई है और जो टैक्सियां हैं वो ख़राब भी हो गई हैं। ऐसे में उनके पास अब आगे जिम्मेदारी है परिवार की और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने टैक्सियां ली हैं, उनकी EMIs नहीं जा पा रही हैं, तो काफ़ी मुसीबत है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो टैक्स है वो ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो रोड टैक्स से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं। इसको लेकर लगातार मसूरी में जो एसोसिएशन के संचालक हैं, जो मालिक हैं, वो इस तरह का प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और इनकी मांग है कि 1 साल तक टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मेन थी कि जो टैक्स के लिए हम लोग बार बार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि टैक्स माफ़ किया जाए हमारा साल भर का। सरकार उसमें कोई संज्ञान ले नहीं रही, केवल 3 महीने का टैक्स माफ़ किया है, जबकि मैं चाहता हूँ कि उसको कम से कम साल भर का हो। और दूसरा हमारा है कि जो ये गाड़ियों का जो मोरेटोरियम है गाड़ियों की किस्तों का, ये साल भर का हमें मिले। सरकार ने भारत सरकार ने हमें अगस्त तक का दिया था, मैं चाहता हूँ कि मार्च तक का कम से कम मिले, ताकि लोग अपने आराम से फिर किस्तें दें। अभी तो काम बिल्कुल ट्रांसपोर्ट पूरा ख़त्म है, बिल्कुल भुखमरी की कगार पर है, टूरिज्म बिल्कुल जीरो हो गया उत्तराखंड में। तो हम चाहते हैं भारत सरकार की हमें मोरेटोरियम बढ़ाया जाए। मैं CM साहब से दोबारा पे मैं चाह रहा हूँ, CM साहब के OSD साहब से टाइम लिया कल का, वो लगता है कि CM साहब से भी मिले और इस बारे में हम अपनी बात करते हैं। कोरोना संकट के बीच प्राकृतिक पर्यटन प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अब प्रकृति पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। जो पर्यटक हैं इस फूलों की घाटी में फूलों का दीदार कर सकेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने अब पर्यटकों के लिए पार्क में जाने की अनुमति दे दी है। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को पार्क का दीदार करने से पहले पार्क के प्रवेश द्वार पर पास दिखाना होगा, कोरोना वायरस का नेगेटिव प्रमाण पत्र, उसके बाद ही फूलों की घाटी में पर्यटक एंट्री कर सकेंगे। तो जो पर्यटक प्रेमी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। फूलों की घाटी जो कि दुनिया भर में मशहूर है, ये खोल दी गई है पर्यटकों के लिए और यहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं, लेकिन कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उसके बाद ही आप फूलों की घाटी देखने के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और अलग अलग प्रजाति के फूल हैं और सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए ये फूलों की घाटी जो है वो पर्यटकों के लिए खोली जाती है और ऐसे में अब ये घाटी खोल दी गई है तो पर्यटकों के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है, वो आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी कोविड-19 प्रमाण पत्र नेगेटिव दिखाना होगा, तभी आप घाटी में एंट्री ले सकते हैं। के बाद फूलों की घाटी हम लोगों ने खोल दी है और आज इसी बारे में हम लोग गाँव वालों से भी वार्ता हुई थी। जो भी पर्यटक आएंगे वो अपना कोविड का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उन्हीं को हम लोग पार्क में
अनुमति जाने की देंगे। जैसा कि आपको भी विदित है, लॉकडाउन अब धीरे धीरे खोला जा रहा है और इसी संबंध में चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है और चारधाम यात्रा में भी जो प्रदेश के हैं, जो प्रदेश के बाहर भी हैं, उनके लिए भी खोला गया है, बशर्ते कि वो 72 घंटे पहले अपना कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट अपलोड करें। और इसी तरह से फूलों की घाटी का जो अभी पीक सीजन चल रहा है और इसमें भी गाँव वालों के साथ बातें हुई हैं और फॉरेस्ट के साथ भी बात हुई है, तो इसमें ये किया जा रहा है कि इसको खोला जाए और जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं, परंतु प्रॉपर पास जारी उनको हो। डोईवाला के शेरगढ़ क्षेत्र में जाखन नदी के किनारे बनाए गए पुश्ते पहली बारिश में ही ढह गए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लाखों की लागत से 4 महीने पहले ही पुश्ते बनाए गए थे। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री से पुश्ते बनाए जाने का आरोप लगाया है। आरोपी ठेकेदार और विभाग के खिलाफ जांच कर निर्माण कार्य दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। तो डोईवाला में नदी किनारे बनाए गए पुश्ते पूरी तरह से ढह गए हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। और पहली ही बारिश में जो पुश्ते हैं वो पूरी तरह से ढह गए हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में जांच कराने की मांग की है। ठेकेदार और विभाग के खिलाफ जांच की मांग की गई है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही दोबारा इन पुश्तों का निर्माण होना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।